हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का सेकंड पेपर का लास्ट चैप्टर मर्म शारीर पढ़ाऊंगा। अच्छा, मर्म शारीर थोड़ा सा लेंदी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको आज मर्म शारीर का पार्ट 1 पढ़ाता हूँ। ठीक है, हो सकता हो 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट हो, तो आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा, मर्म में क्या है कि 16 मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का आता है मर्म। तो अच्छे से कवर करेंगे हम लोग डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, तो नोट्स आपको यहीं से बनानी है और कहीं से कुछ नहीं करना है। जो भी आना है सब इसी में से आना है। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो नोट्स बनाते हुए चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए मर्म स्टार्ट करते हैं। मर्म। अच्छा, मर्म में क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। टोटल 16 मार्क्स का आता है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भाई, 16 मार्क्स मायने रखते हैं। ठीक है, निरुक्ति क्या होती है? मार्यन्तीति मर्माणी। मार्यन्ति इति मर्माणी किसके अनुसार? आचार्य दल्लड़ के अनुसार है। एक बार फिर से देखेंगे, मार्यन्त इति मर्माणी। ठीक है, अर्थात जो मार डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? जो मार डालते हैं, ठीक है, जो मार डालते हैं उन्हें मर्म कहते हैं। क्लियर? आइए मर्म की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। पहले तो ये भी इम्पॉर्टेंट था निरुक्ति, और ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मर्माणी नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाताः। ठीक है, क्या लिखा हुआ फिर से एक बार? मर्माणी नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाताः तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राणाः तिष्ठन्ति। किसके अनुसार है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा। मर्माणी नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाताः तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राणाः तिष्ठन्ति। अर्थात जहाँ पर क्या हो, मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि, कितनी? 5 चीज़ों का, मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि। ठीक है, इन 5 चीज़ों का जहाँ सन्निपात होता है या जहाँ मिलन होता है, ठीक है, सन्निपात होता है अथवा इनके संयोग स्थल को मर्म कहते हैं। मीन्स कि जहाँ पर मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि का सन्निपात होता है या मिलन होता है या संयोग होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम मर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मर्म क्या होता है कि मर्म में अगर आघात होता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और या तुरंत मृत्यु नहीं होगी तो कुछ दिन के बाद होगी। तो मर्म स्थान इसीलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? मांस शिरा स्नायु और संधि और इन सब को क्या होता है? सन्निपात होता है, संयोग होता है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। क्लियर? और आगे भी हम जानेंगे कहाँ कहाँ कौन से मर्म होते हैं। आइए देखते हैं। इन स्थलों में प्राण स्वाभाविक एवं विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं, इन स्थलों पर क्या होता है? प्राण प्राण जो होता है वो स्वाभाविक एवं विशेष रूप से उपस्थित रहता है। अब जहाँ पे प्राण विशेष रूप से उपस्थित होता है, अगर वहाँ पर आघात होगा तो मृत्यु संभव है। ठीक है, तो वही आचार्य ने बोला है कि इन स्थलों पर प्राण क्या होता है? स्वाभाविक एवं विशेष रूप से उपस्थित रहता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। इसीलिए इन्हें मर्म कहते हैं। क्लियर? आइए अभी देखते हैं मर्मों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसका एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो याद करते हुए अच्छे से चलेंगे। तो मर्मों की संख्या कितनी होती है? सप्तोत्तरम मर्म शतम। क्या लिखा है? सप्तोत्तरम मर्म शतम, ये भी याद करना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार 107 मर्म होते हैं। रट्टा मारिए, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट एक क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन ये आते हैं। तो क्या हो जाएगा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार 107 मर्म होते हैं। क्लियर? इसका एक छोटा सा श्लोक भी है। छोटा क्या है? बड़ा श्लोक है, तो याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है? सप्तोत्तरम मर्म शतम यदुक्तम शरीर संख्याम अधिकृत्य तेभ्यः। फिर से देखेंगे, सप्तोत्तरम मर्म शतम यदुक्तम
शरीर संख्याम अधिकृत्य तेभ्यः मर्माणि वस्तिम हृदयम शिरस्य प्रधान भूतानि वदन्ति तज्ज्याः। क्या लिखा हुआ है? मर्माणि वस्तिम हृदयम शिरस्य प्रधान भूतानि वदन्ति तज्ज्याः। मर्म कितने हैं? 107 मर्म होते हैं, ठीक है। उनमें विशेष 3 मर्म होते हैं, ठीक है, जिनको प्रधान मर्म ही बोला गया है। उन्हें त्रिमर्म भी बोला गया है। कौन कौन से होते हैं त्रिमर्म? हृदय, वस्ति और सिर। क्या है? हृदय, वस्ति और सिर। तो इसको रट्टा मारेंगे। त्रिमर्म अगर पूछता है तो क्या बोलेंगे? हृदय होता है, वस्ति होता है और सिर होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं मर्मों का वर्गीकरण देख लेते हैं। मर्मों का वर्गीकरण कि उनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मर्मों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है भाई? 4 प्रकार से किया जाता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला क्या है? षडंग भेद से, ठीक है। दूसरा क्या है? रचना भेद से। तीसरा क्या है? परिणाम भेद से। क्लियर? चौथा क्या है? परिमाण भेद से। फिर से देखेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा? षडंग के भेद से, ठीक है। षडंगों के अनुसार मतलब कि उसको शाखाओं में और मध्य शरीर में और सिर और ग्रीवा में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। वो है षडंग भेद से। फिर क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि रचना भेद से होता है, ठीक है। फिर क्या है? परिणाम भेद से, ठीक है। ट्रॉमेटिक इफेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, तो इसे क्या कहेंगे? परिणाम भेद से। नेक्स्ट क्या है? परिमाण। देखिए, परिणाम और परिमाण दोनों अलग चीज़ें हैं, तो लास्ट क्या हो जाएगा? परिमाण भेद से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम क्या है? षडंग भेद से, रीजनल, ठीक है। षडंग भेद से, तो षडंग भेद से क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको रट्टा मारिएगा, ठीक है। क्या करना है? रट्टा मारना है, ठीक। तो पहला क्या है षडंग भेद में? ऊर्ध्व जत्रुगत। अच्छा, ऊर्ध्व जत्रुगत में क्या क्या आता है? ऊर्ध्व जत्रुगत में सिर आता है और ग्रीवा आता है। 2 चीज़ें आती हैं, सिर और ग्रीवा। अच्छा, सिर को इंग्लिश में हेड कहते हैं, ग्रीवा को नेक कहते हैं। इन दोनों के संयोग को ही ऊर्ध्व जत्रुगत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हेड में कितने होते हैं मर्म? हेड में 23 यानी कि 23 मर्म होते हैं और नेक में 14 मर्म होते हैं यानी 14 मर्म। टोटल कितने हो गए? 37 मर्म हो जाएंगे। क्लियर? एक बार फिर से देखेंगे। ऊर्ध्व जत्रुगत में क्या क्या आएगा? सिर आएगा और ग्रीवा आएगा। सिर और ग्रीवा को इंग्लिश में हेड और नेक कहते हैं, ठीक है। हेड में 23 मर्म होते हैं, नेक में 14 मर्म होते हैं। टोटल कितने? 37 मर्म हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मध्य शरीर। अब मध्य शरीर देखते हैं। मध्य शरीर मतलब होता है ट्रंक एरिया, बीच का, तो जिसे कहते हैं हम लोग अंतराधि कहते हैं, इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ कितने मर्म होते हैं? 26 मर्म होते हैं। अच्छा, इन 26 मर्म में भी डिवाइडेशन होता है, ठीक है। एक होता है उरहा के मर्म होते हैं और एक होता है पृष्ठ के मर्म होते हैं। तो उरहा में जो होता है, मैं लिख देता हूँ, उरह के यानी मर्म कितने हो जाएंगे? उरह के मर्म हो जाएंगे आपके 12 और पृष्ठ यानी पीछे के मर्म कितने हो जाएंगे? 14। टोटल दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 26 मर्म होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे। मध्य शरीर में अंतराधि से कहते हैं और ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें 2 प्रकार से विभाजित किया था। उरा यानी उधर की ओर जो होते हैं मर्म, यानी कि 12 मर्म होते हैं, और पृष्ठ यानी पीछे की ओर 14 मर्म होते हैं। टोटल 26 मर्म होते हैं, ठीक है। टोटल 26 मर्म होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऊर्ध्व शाखा, शाखाओं में, ठीक है। तो ऊर्ध्व शाखा में 2 शाखा होती हैं, एक दक्षिण होती है, एक वाम होती है। दक्षिण और वाम, जिसको हम लोग अपर लिम्ब की कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिम्ब कहते हैं। तो अपर लिम्ब में दोनों हाथ आ जाते हैं। तो एक हाथ में कितने? 11 मर्म होते हैं, दूसरे हाथ में भी 11। टोटल कितने हो जाएंगे? 22 मर्म हो जाएंगे। ये किसके मर्म है? ऊर्ध्व शाखा के मर्म है। ऊर्ध्व शाखा में 2 चीज़ें, दक्षिण और वाम, जिसे अपर लिम्ब भी हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 11 मर्म एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 11, टोटल 22 मर्म। फिर उसी तरह सेम अधा शाखा, अधा शाखा, ठीक है, यानी कि दक्षिण और वाम वहाँ भी होते हैं, जिसे हम लोग लोअर लिम्ब कहते हैं, जिसे हम लोग लोअर लिम्ब कहते हैं। एक लिम्ब में 11, दूसरे लिम्ब में 11, टोटल 22 मर्म हो जाएंगे। तो फिर से देखेंगे एक बार। अधा शाखा में दक्षिण और वाम होता है, जिसे हम लोग लोअर लिम्ब भी कहते हैं। एक पैर में 11, दूसरे पैर में 11, टोटल कितने हो गए? 22 मर्म। तो कुल मिला के जो शाखा होती हैं, ऊर्ध्व शाखा और अधा शाखा, दोनों को मिला के कितने मर्म होते हैं? 44 मर्म होते हैं। कितने मर्म होते हैं? 44। और अगर हम देखें
आपका ऊर्ध्व जत्रुगत के मर्म, मध्य शरीर के मर्म, ऊर्ध्व शाखा और अधा शाखा दोनों मिला के, इन चारों को मिला के कितने टोटल मर्म होते हैं? 107 मर्म होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बोला गया है कि मर्मों की संख्या कितनी होती है? 107 होती है। तो अब हमें आइए हम लोग डिटेल में ऊर्ध्व जत्रुगत के मर्म पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इसमें ये सॉलिड मार्क्स हैं, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, पूरे फुल मार्क्स लाना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और समझ में भी आपको आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत के मर्म। तो शरीर के ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में 37 मर्म होते हैं। टोटल कितने मर्म होते हैं भाई? ऊर्ध्व जत्रुगत में 37 मर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सिर में कितने? 23 मर्म और ग्रीवा में 14 मर्म होते हैं। क्लियर? टोटल कितने मर्म होते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत में? 37 मर्म होते हैं। 23 मर्म आपके कहाँ होते हैं? सिर में होते हैं। और ग्रीवा में कितने होते हैं? 14 मर्म होते हैं। तो 23 और 14 को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। ठीक, ऊर्ध्व जत्रुगत में 37 मर्म होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक आ गया है, याद करने में परेशानी तो होगी, लेकिन लिख लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर श्लोक याद हो गया तो आप सारा आराम से लिख लेंगे उसके नाम। ठीक है, श्लोक मस्ट है। तो आइए बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणि, जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणि चतस्त्रो धमन्यौ। क्या लिखा है? चतस्त्रो धमन्यौ, यानी कि क्या होती है? 4 धमनियाँ होती हैं। धमनी 4 होती हैं, जिनमें एक 2 नीला होती है, 2 मन्या होती है। ठीक है, तो फिर से देखेंगे। जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणि चतस्त्रो धमन्यो अष्टौ मात्रिका। कितनी मात्रिका? अष्टौ मात्रिका, यानी 8 मात्रिका। द्वे क्रिकाटिके, दो कितना होता है? क्रिकाटिका 2 होती हैं। द्वे विधरे, विधुर कितने? 2। द्वे फड़े, 2 फड़ होते हैं। द्वाव अपांगो, 2 कितने क्या होते हैं? अपांग होते हैं। द्वाव आवर्तो, 2 आवर्त होते हैं। द्वाव उच्छेप, 2 उच्छेप होते हैं। दो संख्याव, 2 संख्या, 2 संख होते हैं। एका स्थपनी, 1 स्थपनी होती है। पंच सीमंत, 5 सीमंत होते हैं। चत्वारी श्रृंगाटक, 4 क्या होते हैं? श्रृंगाटक होते हैं। अन्य एको अधिपति रीति, और एक क्या होता है? अधिपति होता है। फिर से हम लोग देखेंगे इस श्लोक को। प्रोनाउंसिएशन मस्ट है, अच्छे से ध्यान से समझिए। प्रोनाउंसिएशन अगर आप समझ गए तो श्लोक याद हो जाएगा। क्या होगा? जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणि चतस्त्रो धमन्यो अष्टौ मात्रिका द्वे क्रिकाटिके द्वे विधरे द्वे फड़े द्वावपांगो द्वाव आवर्तो द्वा उच्छेपो द्वौ संखाव एकः स्थपनी पंच सीमांत चतस्त्वारि धमन चत्वारि पंच सीमांत चत्वारि श्रृंगाटक अन्य एको अधिपति रीति। क्लियर? आचार्य सुश्रुत के अनुसार याद करेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पे डिटेल की गई है। क्या था हमारे श्लोक में? जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणि चतस्त्रो धमन्यो, 4 धमनी की बात की गई थी। तो यहाँ पे 4 धमनी कौन कौन सी हो जाएंगी? एक नीला और एक मन्या। नीला कितनी होती हैं? 2 होती हैं। मन्या कितनी होती हैं? 2। दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी? ये 4 हो जाती हैं। 2 और 2 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो यही बोला गया है कि चतस्त्रो धमन्यो। ध्यान से समझिएगा। फिर क्या बोला गया है यहाँ पे देखेंगे आप इस श्लोक में क्या बोला गया? अष्टौ मात्रिका, यानी 8 मात्रिका। तो मात्रिका कितनी बोली गई हैं? 4 + 4 दोनों तरफ होती हैं, तो कितनी टोटल हो जाएंगी? 8 मात्रिका हो जाएगी। कितनी मात्रिका? 8 मात्रिका हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है इस श्लोक में? द्वे क्रिकाटिके, 2 क्रिकाटिका होती हैं। देखिए यहाँ पे क्रिकाटिका कितनी? 2, एक और एक, दोनों तरफ एक एक होती है, तो 2 क्या हो जाएगा? 2 क्रिकाटिका हो जाएंगी। तो टोटल जो इनका ये क्या है? ये ग्रीवा के मर्म है। ग्रीवा के मर्म कितने बोले गए थे? 14 बोले गए थे, 14। तो ये ग्रीवा के मर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये किसके मर्म है? ग्रीवा के। कितनी होते हैं? 14 होते हैं। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। फिर अभी हम इस श्लोक से समझेंगे। ठीक है, यहाँ ग्रीवा तक का फिनिश हो गया है। अब देखेंगे सिर के मर्म। सिर के मर्म कितने होते हैं? 23 होते हैं। तब उसको देखेंगे। सिर के मर्म क्या होते हैं? द्वे विधुरे। क्या बोला है? द्वे विधुर। 2 क्या होते हैं? विधुर होते हैं। तो विधुर कहाँ पे? ये
ये हो गया विधुर। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, 2। नहीं याद होगा, अभी मैं आगे एक ट्रिक बताऊंगा, उससे याद हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए ट्रिक बनाई गई है। तो 2 विधुर हो जाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? 2 फड़े, 2 फड़ होते हैं। अभी हम ये सब डायग्राम में भी समझेंगे, ठीक है। 2 फड़े यानी 2 फड़ होते हैं। कहाँ पे हैं भैया फड़? ये है, 1 फड़ 2 फड़, ठीक है। कितने फड़ होते हैं? 2 फड़ होते हैं, 2 फड़ होते हैं। नेक्स्ट क्या है? द्वाव अपांगो, 2 अपांग होते हैं, 2 अपांग होते हैं। ये देखिए अपांग, 1 और 1, 2 अपांग। अभी सब हम डायग्राम में भी समझेंगे। कितने अपांग होते हैं? 2 अपांग होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? द्वाव आवर्तो, 2 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं? 2 आवर्त होते हैं। 1 और 1, 2, 2 क्या हो जाएंगे? आवर्त भी हो जाएंगे 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 2 उच्छेपो, 2 उच्छेप भी होते हैं। कितने उच्छेप होते हैं भाई? 2 उच्छेप होते हैं। 1 और 1, 2, 2 उच्छेप होते हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी मैं पूरा याद करवा दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो फिर क्या है? 2 शंखा, 2 शंख होते हैं। शंख कितने होते हैं? 2 शंख भी होते हैं, ठीक है, 2 शंख भी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शंखाव एकः स्थपनी, 1 स्थपनी होती है। स्थपनी कितनी होती है भाई? 1 स्थपनी होती है, केवल रट्टा मारेंगे, 1 स्थपनी होती है। ट्रिक, बाकी ट्रिक तो अभी मैं बताऊंगा ही। पंच सीमांत, 5 सीमंत होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, सॉरी काट दिया मैंने। क्या होता है? पंच सीमांत होते हैं। सीमंत कितने होते हैं? 5, रट्टा मार लीजिए, पंच सीमांत। नेक्स्ट क्या है? चत्वारि श्रृंगाटक, 4 क्या होते हैं? श्रृंगाटक। श्रृंगाटक कितने बोले गए हैं? 4 श्रृंगाटक, 2 + 2, दोनों तरफ 2 2 होते हैं, तो 4 श्रृंगाटक हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई? अन्न एको अधिपति रीति। एक क्या होता है? अन्न एको, अन्न एक क्या होता है? अधिपति। तो अधिपति कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिया हुआ अधिपति कितना हो जाएगा? 1। तो अभी यहाँ हमने ग्रीवा के मर्म पढ़े और सिर के मर्म पढ़े, ठीक है। ग्रीवा और सिर के मर्म दोनों पढ़ लिए। ग्रीवा में हमारे टोटल कितने मर्म होते हैं? 14 मर्म होते हैं। और सिर में कितने होते हैं? 23 मर्म होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे। ग्रीवा के मर्म नीला, मन्या, मातृका और त्रिकाटिका। नीला में होते हैं 2, मन्या में होते हैं 2, मातृका में होते हैं 8 और त्रिकाटिका में होते हैं 2। टोटल कितने? 14 मर्म होते हैं, ठीक। अब आइए सिर के मर्म देख लेंगे। अधिपति होता है, अधिपति कितना? 1 होता है, ठीक है। अपांग कितने मर्म होते हैं? 2 मर्म होते हैं। आवर्त में कितने मर्म होते हैं? 2 मर्म होते हैं। शंख में कितने मर्म होते हैं? 2 मर्म होते हैं। स्थपनी में कितने मर्म होते हैं? 1 मर्म होता है। उच्छेप में 1 मर्म, सॉरी उच्छेप में 2 मर्म होते हैं, ठीक है। सीमांत में 5, पंच सीमांत बोलते हैं ना, तो 5 मर्म होते हैं। 2 फड़े, 2 फड़ होते हैं, ठीक है। 2 विधुरे, 2 विधुर मर्म होते हैं, ठीक। फिर श्रृंगाटक कितने? 4, चत्वारि श्रृंगाटक, ठीक, 4। टोटल कितने हो जाएंगे? 23 मर्म होते हैं सिर के मर्म, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। एक अच्छी सी ट्रिक बनाई गई है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है भाई? तो ट्रिक के लिए हम लोग वाइट ले लें, वाइट स्केच लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी? ये है, डीएम करो वफा US 4 को आज। क्या है ये? और चतुर्गत के मर्म की ट्रिक है। तो क्या लिखा हुआ है ट्रिक में? डीएम करो वफा, डीएम करो वफा US 4 को आज। इसको रट्टा मार लेंगे। तो डीएम का मतलब क्या होता है? डी का मतलब धमनी कितनी? 4, मातृका 8, एम का मतलब मातृका, करो का मतलब क्रिकाटिका, करो का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिकाटिका हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला? वफा, वफा में कितनी चीज़ें हैं? VFAA। तो वी का क्या हो जाएगा? विधुर, फण, AA, अपांग और आवर्त, सब 4 4, ठीक है। US 4। अच्छा U कितना? 1, S कितना? 4। तो U मतलब क्या हो जाएगा? उच्छेप। S का मतलब क्या हो जाएगा? शंख। फिर एक S का मतलब स्थपनी, तीसरे S का मतलब सीमंत, चौथे S का मतलब श्रृंगाटक। फिर क्या बोला? आज, आज का मतलब क्या आता है? अधिपति। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। डीएम करो वफा US 4 को आज। टोटल कितने? 37 मर्म आ जाएंगे, ठीक है। डीएम करो वफा, ठीक है, US 4 को आज।
तो इस तरह हम लोग याद करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। डीएम का मतलब डी का मतलब धमनी, एम का मतलब मातृका, करो मतलब क्रिकाटिका, क्रिकाटिका करो, और वी मतलब विधुर, एफ फड़, ए अपांग, ए आवर्त। ठीक है। यू से उच्छेप, एस शंख, एस स्थपनी, एस सीमांत, एस श्रृंगाटक, आज अधिपति। तो ये हो गया ऊर्ज चतुर्गत के मन की ट्रिक हो गई। अब ये तो ट्रिक हो गई। अब इसको हम डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये डायग्राम में कैसे कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है। तो डायग्राम में देखेंगे हम लोग। देखिए डायग्राम में, अच्छा हमारा श्लोक क्या था? श्लोक हमारा क्या था? आइए आपको दिखाते हैं एक बार। जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणी। ठीक है। क्या बोलना है? जत्रुण ऊर्ध्वे मर्माणी। तो ऊर्ध्वे मर्माणी में क्या है? चतस्त्रो धमन्यो बोला है ना, तो 4 धमनी की बात की गई है। अच्छा धमनी में क्या क्या होता है? नीला और मन्या होती हैं। ठीक है। धमनी में क्या क्या होती है? नीला और मन्या होती हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि भैया नीला और मन्या है कहाँ पे। तो आइए देखते हैं नीला और मन्या कहाँ पे है। देखिए ये है डायग्राम। अब डायग्राम में हम लोग देखेंगे नीला और मन्या को देखेंगे। ठीक है। तो नीला कहाँ पे है? देखिए नीला और मन्या ये। ठीक है। नीला और मन्या। ठीक है। ये हो गई नीला मन्या। फिर नेक्स्ट क्या था? चतस्त्रो धमन्यो अष्टौ मात्रिका। क्या था? चतस्त्रो धमन्यो अष्टौ मात्रिका। अब मात्रिका कितनी बोली गई हैं? 8 मात्रिकाएं बोली गई हैं। ठीक है। ये है मात्रिका मर्म। आप मर्म की पोजीशन देखिए केवल। जब आप मर्म की पोजीशन देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होते हुए चलेगा। ठीक है। तो मर्म की पोजीशन देखना मस्ट है, और मर्म की पोजीशन अगर आपने देख ली तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। तब उसमें फिर हमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। ठीक। तो क्या बोला है? अष्टौ मात्रिका। तो मात्रा कितनी होती है? 8 होती हैं। 4 मात्रिका हो जाएंगी दोनों तरफ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला था श्लोक में? द्वे क्रिकाटिका। 2 क्या होती हैं? क्रिकाटिका। देखिए ये यहाँ पे 2 क्रिकाटिका हो जाएंगी। ये क्या है? क्रिकाटिका। ये क्या है? मात्रिका। ठीक है। ये क्या है? नीला और मन्या मैंने बताया। नेक्स्ट क्या है? द्वे विधुरे। 2 विधुर मर्म है। ठीक है। 2 क्या है? विधुर मर्म है। तो इसको भी देख लेंगे। 2 विधुर मर्म होते हैं। ठीक है। देखिए इसको जूम क्या है, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ तो समझ लेंगे आप। ये होता है कान के नीचे। कान के नीचे पीछे साइड होते हैं 2 विधुर मर्म होते हैं। ठीक है। 2 विधुर मर्म हो गए। फिर क्या आता है? 2 फड़े, द्वे फड़े हैं। ठीक है। फण मर्म जिसे कहते हैं, ये नाक के जस्ट बगल में होता है। ठीक है। ये हो गया फण मर्म हो जाएगा। ठीक है। फण मर्म हो जाएगा। फिर क्या है? द्वाव अपांगो। 2 अपांग मर्म होते हैं। क्या होते हैं? इसी के जस्ट मतलब पास में ही होता है। ये अपांग मर्म हो गया। ठीक है। ये अपांग मर्म हो जाएगा। 2 अपांग हो गया। फिर 2 आवर्त मर्म होते हैं। ये आवर्त मर्म हमारे मतलब जहाँ माइंड जिसे कहते हैं उसी जस्ट सामने ही होता है, आँख के थोड़ा सा ऊपर। ये आवर्त मर्म हो जाएगा। आवर्त मर्म हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या बोला है कि 2 उच्छेप, 2 उच्छेप मर्म है। 2 क्या है? उच्छेप मर्म है। तो उच्छेप मर्म को फिर से देखेंगे हम लोग। कहाँ पे है? ये है इसके ऊपर जस्ट, आवर्त के जस्ट ऊपर क्या है? 2 उच्छेप मर्म हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या है? 2 शंखो। 2 शंख मर्म भी होते हैं। 2 क्या होते हैं? शंख मर्म। ठीक है। ये कान जहाँ दिमाग होता है थोड़ा सा जस्ट साइड में हल्का सा गड्ढा होता है, उसे क्या कहते हैं? शंख मर्म कहते हैं। ठीक है। 2 शंख मर्म हो गए। फिर क्या है? एक स्थपनी होता है। एक क्या होता है? स्थपनी मर्म होता है। अब ये स्थपनी मर्म क्या होता है? हमारे जैसे मान लीजिए ये हेड है, तो हेड में ये यहाँ से माथा वाला एरिया, ये नाक हो जाएगी, यहाँ से मुंह हो जाएगा, ये आँख हो जाएगी। तो यहाँ जो होता है जिसे हम लोग त्रिनेत्र भी कहते हैं, ये क्या है? स्थपनी है। ये क्या हो जाएगा? स्थपनी। थोड़ा पानी प्यास लग गई थी, सॉरी। चलिए फिर यहाँ तक स्थपनी तक हो गया था। ठीक है। फिर क्या बोला? पंच सीमांत।
क्या होते हैं? 5 सीमांत होते हैं। कहाँ होता है सीमांत? जो हमारा सिर वाला रीजन होता है, सिर वाला रीजन, तो सीमांत देखिए यहाँ पे सीवनी जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? पंच सीमांत होता है, पंच सीमांत होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? चतस्त्वारी, पंच सीमांत, चत्वारी श्रृंगाटक। 4 क्या होते हैं? श्रृंगाटक होते हैं, चत्वारी श्रृंगाटक होते हैं, ठीक है। तो ये श्रृंगाटक कहाँ पे होता है? श्रृंगाटक जैसे आपका ये साइड से बनाते हैं, मान लीजिए कान वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया जो होगा ये श्रृंगाटक होता है। ये क्या होता है? श्रृंगाटक होता है, ठीक, ये श्रृंगाटक हो गया, ठीक है। फिर क्या है? अन्य एक अधिपति। तो सर का ये रीज़न जो होता है, जहाँ पे पहले आप मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में देखते होंगे, सर में पीछे से मारते थे और इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तो वो क्या था? अधिपति एक एरिया था, ठीक है। अन्य एको अधिपति रीति, तो वो अधिपति एरिया था, इसीलिए यहाँ पे अगर जरा सा मारते थे तो इंसान गिर पड़ता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि ये क्या था? अधिपति मर्म था। तो ये मर्म कुछ हमने आपको समझाए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आइए मध्य शरीर के मर्म देखते हैं, ठीक है। आइए, हमने और चतुर्वेद के मर्म पढ़ लिए, अब हम लोग मध्य शरीर के मर्म पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, श्लोक इम्पॉर्टेंट है, याद करने होंगे, श्लोक के मार्क्स मिलते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो क्या होगा श्लोक में? उद्रो रसोस्तु गुद वस्ति नाभि हृदय स्तन मूल स्तन रोहित अपलाप अप स्तंभव चेति। क्या है श्लोक? फिर से देखेंगे। उदरो रसोस्तु गुद वस्ति नाभि स्तन मूल स्तन रोहित अपलाप अप स्तंभव चेति। ये हो गए उदर के मर्म हो गए, यानी फ्रंट के मर्म हो गए, ठीक है। 12 मर्म होते हैं जिसे कहते हैं, ठीक है। फ्रंट में 12 मर्म होते हैं, तो ये फ्रंट के मर्म हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कहाँ के? पृष्ठ के मर्म। तो पृष्ठ के मर्म क्या क्या होते हैं भाई? लिखा हुआ है श्लोक में, देखिए। पृष्ठ मर्माणि तु, पृष्ठ मर्माणि तु। तो पृष्ठ मर्माणि तु में क्या आ जाएगा? कटिक तरुण कुकुंदर नितंब पार्श्व संधि वृहति अंश फलक चेति। तो ये कहाँ के मर्म हो जाएंगे? पृष्ठ के मर्म हो जाएंगे। कहाँ के मर्म होंगे? ये पृष्ठ के मर्म। फिर से देखेंगे। पृष्ठ मर्माणि तु कटिक तरुण कुकुंदर नितंब पार्श्व संधि वृहत अंश फलक अंशो चेति, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। एक बार फिर से श्लोक देखा जाए। उदरो रसोस्तु गुद वस्ति नाभि हृदय स्तनमूल स्तन रोहित अपलाप अप स्तंभव चेति पृष्ठ मर्माणि तु कटिक तरुण कुकुंदर नितंब पार्श्व संधि वृहत अंश फलक अंशो चेति। इसका हिंदी देखेंगे। इस प्रकार मध्य शरीर यानी अंतराधि में 26 मर्म होते हैं, जिसमें अग्रभाग यानी आगे की ओर यानी उदर में और एरिया में 12 मर्म होते हैं, तथा पृष्ठ भाग में 14 मर्म होते हैं, 14 मर्म होते हैं, जिनमें अग्रभाग के 12 मर्मों में 9 मर्म वक्ष तथा शेष 3 मर्म उदर में स्थित होते हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार क्या बोला है आचार्य ने। इस प्रकार मध्य शरीर यानी अंतराधि में 26 मर्म होते हैं, जिसमें अग्रभाग में यानी उदर वाले एरिया में 12 मर्म होते हैं और पृष्ठ भाग में 14 मर्म होते हैं, जिनमें अग्रभाग के 12 मर्म में 9 मर्म क्या होते हैं? वक्ष वाले एरिया में होते हैं, और शेष जो 3 मर्म होते हैं वो उदर वाले यानी कि एब्डोमेन वाले एरिया में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एब्डोमेन के एरिया में होते हैं। आइए उसका डिटेल अभी हम देखते हैं। देखिए, ये अग्रभाग में स्थित यानी वक्षगत थॉरैक्स रीजन के जो मर्म कितने? 9 बताए गए हैं। थॉरैक्स रीजन में 9 मर्म बताए गए हैं। कहाँ कहाँ? हृदय, स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप, अपस्तंभ, ठीक है। अच्छा, उदर के मर्म क्या बताए गए थे? 3 मर्म। कौन कौन से? नाभि वस्ति गुद। तो हमारा श्लोक था वो क्या था? उदरो रसोस्तु गुद वस्ति नाभि। क्या बोला गया था? गुद वस्ति नाभि। तो ये हो गया श्लोक के अनुसार गुद वस्ति नाभि। फिर क्या है उसके बाद? हृदय स्तन मूल। क्या बोला गया है? हृदय स्तन मूल स्तन रोहित अपलाप अप स्तंभव चेति। ये हमारा श्लोक के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको। तो पहले क्या है? हृदय। हृदय कितना? एक होता है भाई, सबको पता है हृदय कितना होता है, एक ही होता है, सबके पास एक ही हृदय होता है, 2 तो होते नहीं हैं। फिर क्या है? स्तन मूल। स्तन मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। 2 साइड होते हैं, 2 होते हैं। अभी हम लोग डायग्राम में भी समझेंगे।
अच्छा, स्तन रोहित कितने होते हैं? 2 होते हैं, दोनों साइड एक एक होता है। अपलाप कितने होते हैं? एक एक, दोनों साइड एक एक होता है, ठीक है, 2 होते हैं टोटल। अपस्तंभ कितने होते हैं? 2 होते हैं, दोनों साइड एक एक होता है। टोटल कितने हो जाएंगे? 9। ये कहाँ के? वक्षगत, यानी आगे के हैं 9, लेकिन 3 और है ना, 9 3 12, टोटल 12 मर्म थे। तो जो 3 और शेष थे वो कौन कौन से हैं? नाभि, नाभि एक ही होती, सबके पास एक ही नाभि होती है। वस्ती भी एक ही होता है, ठीक है, सबके पास एक होता है, जिसे ब्लैडर कहते हैं। गुद, गुद भी सबके पास एक ही होता है। टोटल कितने? 3। तो इधर के ऊपर के 9 मर्म हो गए वक्षगत के, और ये उधर के मर्म 3 हो गए। टोटल कितने मर्म हो जाएंगे दोनों मिला के? 12 मर्म हो जाएंगे। फ्रंट के यानी उर प्रदेश के 12 मर्म होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे। हृदय का 1 मर्म हो गया, स्तन मूल के 2 मर्म हो गए, स्तन रोहित के 2 मर्म, अपलाप के 2 मर्म, अपस्तंभ के 2 मर्म। टोटल कितने? 9 मर्म हो जाएंगे यहाँ से। फिर नाभि का 1 मर्म हुआ, वस्ती का 1 मर्म हुआ, गुद का 1 मर्म हुआ। टोटल 3 मर्म यहाँ से हो जाएंगे। टोटल कितने? 12 मर्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये हमारे फ्रंट के उरा प्रदेश के मर्म थे। अब हम लोग पृष्ठ भाग के मर्म देखेंगे, पृष्ठ के मर्म देखेंगे, ठीक है। तो पृष्ठ के मर्म क्या है देखते हैं। पृष्ठ मर्माणी तू, हमारा श्लोक क्या था? पृष्ठ मर्माणी तू के मतलब कटिक तरुण। क्या था? कटिक तरुण। फिर क्या था? कुकुंदर, कुकुंदर, कटिक तरुण, कुकुंदर। फिर क्या था? नितंब, नितंब, पार्श्व संधि, पार्श्व संधि, ठीक है। वृहति, अंश फलक, अंशो चेती, अंश फलक, अंशो चेती। तो अंश कितने? 2 मर्म होते हैं, अंश फलक भी 2 होते हैं, वृहति 2 होते हैं, पार्श्वसंधि 2 होते हैं, कटिक तरुण 2 होते हैं, नितंब भी 2 होते हैं, कुकुंदर भी 2 होते हैं, सारे 2 होते हैं। टोटल कितना होते हैं? 14 मर्म होते हैं। बैक में 14 मर्म होते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। अंश कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंश फलक 2 होते हैं, वृहति 2 होते हैं, पार्श्वसंधि 2 होते हैं, कटिक तरुण 2 होते हैं, नितंब 2 होते हैं और कुकुंदर भी होते हैं। टोटल 14 मर्म होते हैं, ठीक है, बैक में। तो हमारे फ्रंट के और बैक दोनों मर्म मिला के टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 26 मर्म हो जाएंगे, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों को मिला के 26 मर्म हो जाते हैं। आई समझ में? आइए इसका हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। एक ट्रिक आपके लिए बनाया गया है, तो ट्रिक से हम समझते हैं थोड़ा सा क्या है ट्रिक में। अब उदर के मर्म, उदर के मर्म तो याद करना पड़ेगा। हमारा जो ट्रिक बना है वो बैक मर्म के बने हैं, ठीक है। तो उदर के मर्म थोड़ा याद कर लीजिएगा। सिंपल सी चीज़ है कि भाई पहले एक एक वाली चीज़ें याद कर लेते हैं। गुद कितना? 1 होता है, वस्ती कितना? 1 होता है, ठीक है, वस्ती 1 होता है, नाभि कितनी? 1 होती है, हृदय कितना? 1 होता है, सारे 1 1 होते हैं। गुद, वस्ती, नाभि, हृदय। फिर स्तन रोहित, स्तन मूल, अपलाप, अपस्तंभ, ये सारे कितने? 2 2 होते हैं। ये सारे कितने? 2 2 होते हैं। तो फिर से देखेंगे एक बार। उदर और वक्ष के मर्म कितने? 12 मर्म होते हैं। कौन कौन से? गुद के 1 मर्म, वस्ती का 1 मर्म, नाभि का 1 मर्म, हृदय का 1 मर्म, स्तन रोहित का 2 मर्म, स्तन मूल 2 मर्म, अपलाप 2 मर्म, अपस्तंभ 2 मर्म, ठीक है। तो ये देखिए, ये हृदय हो गया, ब्लैक लेना पड़ेगा। देखिए ये हृदय का मर्म हो जाएगा, ठीक है। ये नाभि मर्म हो गया, ये हो गया वस्ती, और ये हो गया गुद का मर्म, ठीक है। 4 मर्म इसमें दिखा दिए। अब यहीं पे आपके स्तन मूल होता है, इधर 2 ठो स्तन रोहित होते हैं, ठीक है। फिर अपलाप होता है, अपस्तंभ भी यहीं होते हैं, ठीक। अभी हम डायग्राम में भी आगे समझाएंगे, तब तक आप इधर का वो देखिए। बैक के मर्म, पृष्ठवंश के मर्म देखते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? केके ने पिया बार में, केके ने कहाँ पिया? बार में पिया। तो यही देखेंगे, मस्त सी ट्रिक है, अच्छे से याद हो जाएगी। केके ने पिया बार में। तो के कटिक तरुण, दूसरा के कुकुंदर, के कटिक तरुण कुकुंदर। फिर क्या बोला? ने, एन ई यानी नितंब, एन ई नितंब, ठीक है। पिया, पिया मतलब पार्श्वसंधि, पिया मतलब पार्श्वसंधि। कहाँ पिया? बार में पिया, बार बृहति, बार बृहति, ठीक है, पिया बार में। फिर एक थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा, अंश फलक और अंश, अंश फलक और अंश याद करना पड़ेगा, ठीक है। अंश फलक और अंश याद करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? केके ने पिया बार में, तो केके मतलब हो गया कटिक तरुण, ये दूसरा के हो जाएगा कुंदर, ने हो जाएगा नितम, पिया मतलब पार्श्वसंधि, बार मतलब बृहति, अंश फलक मतलब अंश, ठीक है, और ये अंश हो जाएगा।
तो ये हो गई हमारी छोटी सी एक ट्रिक हो गई। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं के नेपिया बार में डबल ए, के नेपिया बार में डबल ए, तो डबल में एक अंश आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, अंश फलक आ जाएगा। ठीक, सारों की संख्या कितनी, 2 होती, सबकी 2 संख्या होती है। अब आइए इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। अब इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे भाई, डायग्राम में देखेंगे। तो क्या था पहले क्या था, उदरो रसोस्तु गुद वस्ती नाभि। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गुद देख लेते हैं भाई। गुद हालांकि पता होगा आपको, इसके लिए हमें रेड लेना पड़ेगा। गुद कहाँ पे होता है, ये है गुद रीजन। ठीक है, फिर वस्ती की बात हो रही, तो ये हो गया वस्ती, जिसे हम लोग ब्लैडर भी कहते हैं। ये नाभि हो गई। ठीक है, ये नाभि हो गई, गुद वस्ती नाभि। फिर क्या है, हृदय कहाँ है, ये आपका हृदय वाला रीजन हो जाएगा, ये हृदय वाला रीजन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, गुदवस्ती नाभि हृदय स्तन मूल। अब ध्यान से समझिएगा, स्तन मूल कहाँ होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, स्तन मूल है। स्तन मूल समझते हुए चलिएगा डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम के जरिए आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, स्तन मूल। फिर क्या बोला, स्तन रोहित, जस्ट इसके थोड़ा सा निप्पल के ऊपर होता है, ये होता है स्तन रोहित होता है। ठीक है, स्तन रोहित होता है। फिर क्या बोला है, स्तन रोहित के बाद अपलाप, क्या बोला, अपलाप, स्तन रोहित के थोड़ा सा ऊपर ये होता है अपलाप, क्या होगा, अपलाप। फिर क्या है, अपस्तंभ, अपलाप हो गया, अब क्या आएगा, अप स्तंभ आएगा। ठीक है, तो अपस्तंभ दूसरे हम लोग डायग्राम में देखेंगे, ये यहाँ पे स्टर्नम के जस्ट बगल में पीछे साइड। ठीक है, ये हो जाएगा अपस्तंभ। ठीक है, ये वक्ष का ही मर्म होते हैं, लेकिन ये बैक एरियाज दिखाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपस्तंभ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने आपको गलती से अंश फलक बता दिया, सॉरी, अंश फलक बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अंश फलक मैंने आपको गलती से बता दिया, सॉरी। तो यहाँ पे हो गया था, अपलाप हो गया था। अब अपलाप के बाद हमें देखना क्या है, अपस्तंभ कहाँ होता है। ठीक है, तो मे भी इसमें डायग्राम में आपके अपस्तंभ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी मैं देखता हूँ, अपस्तंभ आपको बताऊँगा। ठीक है, अपलाप तो ये हो जाएगा। ठीक है, अपस्तंभ इसी के बगल में ही होता है। ठीक है, अपस्तंभ इसी के बगल में ही होता है, तो अपस्तंभ का रीज़न यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपस्तंभ कहते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसके स्तन मूल के बगल में होता है। देखिए ये हाँ दिया तो है, ये स्तन मूल है ना, स्तन मूल के बगल में यहाँ पे ये है, अपस्तंभ हो जाएगा। ठीक है, ये अपस्तंभ वाला रीज़न आ जाएगा। क्लियर, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपस्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अभी हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, अपस्तंभ हो गया, पृष्ठ के मर्म अब देखने हमें। ठीक, पृष्ठ मर्म क्या होता है, कटिक तरुण। पृष्ठ मर्म क्या आ जाएगा, कटिक तरुण। कटिक तरुण कहाँ होता है, ये हो गया आपका कटिक तरुण हो जाएगा। ठीक है, कटिक तरुण वाला रीजन आ जाएगा। कुकुंदर, कुकुंदर कहाँ होता है, गुद के थोड़ा सा ऊपर, ये होता है कुकुंदर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुकुंदर कहते हैं। अब कुकुंदर के बाद क्या आएगा, कुकुंदर के बाद क्या है, नितंब। नितंब कहाँ पे, ये होता है नितंब वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, नितंब कहते हैं इसे। फिर क्या, पार्श्व संधि, किसकी बात हो रही है अभी, पार्श्व संधि की बात हो रही है। ठीक है, पार्श्व संधि कहाँ है, नितंब के थोड़ा सा ऊपर, ये हो जाएगा पार्श्व संधि आ जाएगी। क्लियर, इसे कहते हैं हम लोग पार्श्व संधि कहते हैं। फिर पार्श्व संधि के बाद क्या है, वृहति। वृहति कहाँ है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, स्कैपुला के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये क्या है, वृहति, ये हो जाएगा आपका वृहति। अब आते हैं अंश फलक। अंश फलक कहाँ है, ये हो गया आपका अंश फलक, बैक में ये हो गया अंश फलक। और फिर इसके बाद क्या, अंशोचेती, इसके जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, अंश, ये हो गया अंश वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अंश वाला रीजन। तो ये इस तरह मैंने आपको मध्य शरीर के सारे मर्म बता दिए। 12 मर्म आते हैं उरा प्रदेश में और 14 मर्म होते हैं पार्श्व शरीर में। ठीक है, पृष्ठ मर्म होते हैं। तो मैंने आपको सारे 26 मर्म कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे शाखा के मर्म।
कहाँ के मर्म? शाखा के मर्म देखेंगे, शाखा के मर्म, ठीक है। और शाखा मर्म और अधोशाखा मर्म, दोनों शाखा के मर्म देखेंगे। देखिए शाखागत मर्म को कंटिन्यू करते हैं। तो शाखागत मर्म में क्वेश्चन दो चीज़ से होके आता है। क्या? कभी कभी आ जाएगा ऊर्ध्व शाखागत के मर्म बताओ, या अधो शाखागत के मर्म बताओ, या कभी आ जाएगा ऊर्ध्व शाखागत और अधो शाखा दोनों के मर्म बताओ। तो वहाँ पे हमें दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, ऊर्ध्व शाखा में क्या होता है कि दोनों हाथ आ जाता है, अधो शाखा में दोनों पैर आ जाता है। अगर बोलता है शाखागत मर्म बताओ तो हमें चारों को बताना पड़ेगा, दो हाथ दो पैर चारों को बताना पड़ेगा। अगर केवल ऊर्ध्व शाखागत मर्म पूछेगा तो हमें केवल हाथ का बताना पड़ेगा, और केवल अधो शाखागत पूछेगा तो केवल पैर का बताना पड़ेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शाखागत मर्म क्या है? तत्र शक्ति मर्माणी, क्या बोला है आचार्य ने? श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, आता ही आता है, ठीक है। श्लोक लिखेंगे तो क्या है? तत्र शक्ति मर्माणी क्षिप्र तल हृदय कूर्च कूर्च सिर गुल्फ इंद्रवस्ति जान उर्वी लोहिताक्ष आणी विटपम चेति एतेन तरत्शक्ति व्याख्यातम। प्रोनंसिएशन अच्छे से देखिए तभी याद होगा। क्या है? तत्र शक्ति मर्माणी क्षिप्र तल हृदय कूर्च कूर्च सिर गुल्फ इंद्रवस्ति जान उर्वी लोहिताक्ष आणी विटपम चेति एतेन तरत्शक्ति व्याख्यातम। किसके अनुसार है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि तत्र शक्ति मर्माणी, शक्ति के जो मर्म होते हैं, क्षिप्र होता है, तल हृदय, कूर्च कूर्च सिर, ठीक है, गुल्फ गुल्फ, उसके बाद क्या है? इंद्रवस्ति, जानु, उर्वी, लोहिताक्ष, आणी, विटप, ठीक है। ये क्या है? शक्ति के मर्म है। अब इनका डिटेल देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शाखा में 11 मर्म होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक शाखा में 11 मर्म होते हैं। शरीर की 4 शाखाएं होती हैं, 2 हाथ 2 पैर, सभी को मिला के 44 मर्म होते हैं। सभी को एक शाखा में कितने? 11 मर्म, 4 शाखाएं 44 मर्म, ठीक है। फिर क्या? ऊर्ध्व एवं अधा शाखा के सभी मर्म समान होते हैं। ऊर्ध्व शाखा और अधा शाखा सभी के मर्म क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। सभी में 11-11 मर्म होते हैं, सभी के मर्म समान होते हैं। बस 2-3 जगह नाम का चेंज होगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। ऊर्ध्व शाखा के केवल कक्षाधर, कूर्पर एवं मणिबंध मर्मों का, ठीक है, ऊर्ध्व शाखा जो होता है उसमें कक्षाधर और कूर्पर एवं मणिबंधों का, ठीक है। अधा शाखा में सभी कुछ समान रहने के कारण स्थानानुसार परिवर्तित नाम क्रमशः विटप, जानू और गुल्फ ग्रहण करना चाहिए। मैं अभी इसको अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे ऊर्ध्व शाखा और अधा शाखा दोनों के मर्म देखेंगे, ठीक है। हमने दोनों लिख रखे हैं। तो क्या है? यहाँ पे मर्म का नाम हो जाएगा, यहाँ ऊर्ध्व शाखा होएगा, यहाँ पे अधा शाखा का मर्म, यहाँ पे टोटल योग हो जाएगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? क्षिप्र मर्म। क्षिप्र का जो है वो ऊर्ध्व शाखा में भी क्षिप्र नाम होता है और अधा शाखा में भी क्षिप्र नाम होता है। दोनों में दो हाथ होते हैं, 2 पैर, ठीक है, मिला के कितने? 4 मर्म हो जाते हैं। दोनों हाथ पैर दोनों में तल हृदय मर्म होता है, ठीक है, टोटल 4 हो जाते हैं। दोनों में कूर्च मर्म होता है, मिला के 4 मर्म हो जाते हैं। दोनों में कूर्च सिर मर्म होता है, दोनों मिला के 4 मर्म। अब यहाँ पे चेंज होगा। मणिबंध जिसे कहते हैं रिस्ट जॉइंट कहते हैं। देखिए हाथ में रिस्ट जॉइंट बोलते हैं और वहाँ पैर में एंकल बोलते हैं, ठीक है। तो हाथ वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मणिबंध बोलेंगे, और पैर वाले को गुल्फ बोलेंगे। पैर वाले को गुल्फ। दोनों में 2-2 होते हैं, तो टोटल 4। अब यहाँ पे देखिए इसको याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। मणिबंध क्या है? हाथ वाला एरिया हो जाएगा मणिबंध, और गुल्फ क्या हो जाएगा? पैर वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। पैर में एंकल जॉइंट जिसे कहते हैं हम लोग, और मणिबंध किसे कहते हैं? रिस्ट जॉइंट को कहते हैं, ठीक। फिर इंद्रवस्ती, हाथ पैर दोनों में सेम होता है, टोटल 4 मर्म होते हैं। कूर्पर, अब यहाँ पे फिर चेंज होगा, ठीक है। हाथ में जो एल्बो जॉइंट होता है उसको हम लोग कूर्पर कहते हैं, और लेग में जो नी जॉइंट होता है उसे हम लोग जानू कहते हैं, ठीक है। हाथ वाले को कूर्पर कहेंगे एल्बो जॉइंट को, और पैर में नी जॉइंट को जानू कहेंगे। दोनों में 2-2 यानी कि 4 मर्म। फिर नेक्स्ट क्या है? आणी, दोनों में समान, 2-2 4 मर्म। दोनों में उर्वी, दोनों में समान, 4 मर्म। लोहिताक्ष, दोनों में हाथ पैर दोनों में समान, ठीक है, 4 मर्म यहाँ भी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा फिर चेंजेस आएंगे।
कक्षाधर है और विटप है, ठीक है। कक्षाधर हम किसे कहते हैं? शोल्डर जॉइंट को। और विटप किसे कहेंगे? आपके हिप जॉइंट को। शोल्डर जॉइंट को कक्षाधर कहेंगे और हिप जॉइंट को हम लोग विटप कहेंगे। और दोनों में कितने? दो दो मर्म होते हैं, टोटल 4 मर्म। तो ये हमने समझाया आपको शाखागत मर्म। फिर से देखेंगे, क्षिप्र मर्म दोनों में दो दो 4 होते हैं, तल हृदय दोनों में दो दो होते हैं, 4 मर्म यहाँ भी। कूर्च भी दोनों में दो दो मर्म होते हैं, 4 मर्म यहाँ भी। कूर्च सिर दोनों में दो दो मर्म होते हैं, 4 यहाँ। मणिबंध, और यहाँ पे चेंज होगा, मैंने बताया था रिस्ट जॉइंट को हम लोग मणिबंध कहते हैं और एंकल जॉइंट को हम लोग गुल्फ कहते हैं, ठीक है। दोनों में दो दो मर्म होते हैं, टोटल ये 4 मर्म फिर यहाँ से हो जाएंगे। इंद्रवस्ती दोनों में दो दो होती हैं, ये भी 4 मर्म हो जाएंगे। कुरपर और जानू, ठीक है, यानी कि एल्बो जॉइंट को हम लोग कुरपर कहते हैं और नी जॉइंट को जानू कहते हैं। दोनों में दो दो मर्म, यानी कि टोटल 4 मर्म। आड़ी दोनों में, हाथ पैर दोनों में होते हैं, 4 मर्म। उर्वी भी हाथ पैर दोनों में 4 मर्म। लोहिताक्ष भी हाथ पैर दोनों में 4 मर्म। ये हो गए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या आएंगे, यानी कि शोल्डर जॉइंट को हम लोग कक्षाधर कहते हैं और अपना हिप जॉइंट को विटप कहते हैं। दोनों में दो दो 4 मर्म। यहाँ भी टोटल कितने मर्म हो जाएंगे? 44 मर्म। शाखागत के मर्म टोटल 44 मर्म होते हैं, ठीक है। अब इसका आइए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक में क्या आएगा? ट्रिक में क्या आएगा, देखिए ट्रिक क्या है। इंद्र ने लव में क्षिप्रा तट पर, ठीक है, इंद्र ने लव में क्षिप्रा तट पर कुल 2 गुलाम आज़ाद किए। ये शाखा के मर्म होंगे, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। इंद्र ने लव में क्षिप्रा तट पर कुल 2 गुलाम आज़ाद किए। तो इंद्र से क्या हो जाएगा? इंद्रवस्ती होगा। इंद्र से इंद्रवस्ती। लव में 3 चीज़ें है ना, एल है, यू है और वी है। तो एल से क्या हो जाएगा? लोहिताक्ष। यू से उर्वी और वी से विटप। तो लोहिताक्ष, उर्वी, विटप। फिर क्या? क्षिप्रा तट पर। क्षिप्रा मतलब क्षिप्र मर्म, ठीक है। तट मतलब तल हृदय मर्म। कुल दो मतलब 2 चीज़ें आती ना, एक कूर्च होता है, एक कूर्च सिर होता है। तो कुल 2 में क्या आ जाएगा? 2 चीज़ें, कुल, कू से कूर्च और कू से कूर्च सिर, ठीक है। फिर क्या बोला? गुलाम। गुलाम मतलब गुल्फ। फिर क्या बोला? आज़ाद। आज़ाद में क्या? 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। आ से आड़ी मर्म आ जाएगा, जा से जानू मर्म आ जाएगा, ठीक है। ये इतने मर्म आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हाथ में जो मर्म होते हैं वो थोड़ा सा जो चेंज मैंने बताया था वो यहाँ पे रिप्लेस वाले मर्म ये हो जाएंगे हाथ में। जैसे ये था, क्या था? गुल्फ यानी कि एंकल जॉइंट था, मणिबंध यानी कि रिस्ट जॉइंट था। मैं लिख दूं क्या? एंकल जॉइंट हो जाएगा, एंकल, और मणिबंध क्या है? रिस्ट, ठीक। विटप और कर्पूर लिखा है, कुरपर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, कुरपर मर्म होता है। तो विटप क्या होता है और कुरपर क्या होता है भाई? तो विटप क्या होता है? जानू कक्षाधर। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये गलत है, इसको नहीं याद करना, ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आपका यहाँ से मैं लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्या है? सबसे पहला चेंज कहाँ होता है? मणिबंध और गुल्फ। तो मणिबंध किसे कहते हैं हम लोग? रिस्ट को कहते हैं। क्या है? मणिबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्ट। मणिबंध को क्या कहेंगे हम लोग? रिस्ट कहेंगे। और मणिबंध का किससे? पैर, ये हो गया आपका हाथ में, और पैर में क्या होता है? गुल्फ होता है। गुल्फ किसे कहते हैं? एंकल, ठीक है। ये मणिबंध गुल्फ हो गया। फिर अब हम बात करेंगे किसकी? एक जगह चेंज और कहाँ पे आता है? कुरपर और जानू में, ठीक है। कुरपर किसे कहते हैं? ये भी बता दूं, देखिए कुरपर किसे कहेंगे? एल्बो को। कुरपर किसे कहेंगे? एल्बो को। और जानू किसे कहेंगे? पैर में नी को, नी को कहेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया। तीसरा चेंजेस कहाँ आते हैं? शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में। तो शोल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर को हम लोग कहते हैं कक्षाधर। कक्षाधर, कक्षाधर को क्या कहते हैं हम लोग? शोल्डर, शोल्डर, ठीक है। और कक्षाधर हो गया। अब विटप किसे कहेंगे? विटप किसे कहेंगे? हिप को कहेंगे, ठीक है। ये याद कर लीजिए अच्छे से। ये 3 चेंजेस थे, ये 3 चेंजेस थे। फिर से देखेंगे एक बार।
कक्षाधर कहेंगे हम लोग शोल्डर को, विटअप कहेंगे हिप को कहेंगे, ठीक है, हिप हो जाएगा। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, समझिएगा, हिप हो जाएगा, ठीक। मणिबंध किसे कहेंगे, रिस्ट को कहेंगे, गुल्फ किसे कहेंगे, एंकल को, कूर्पर किसे कहेंगे, एल्बो को, और जानू कहेंगे नी को, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस थे। अब आइए हम लोग इसको डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो डायग्राम में सबसे पहले हम किसकी बात करते थे, क्षिप्र की। ध्यान से देखते हुए अच्छे से चलिएगा, ठीक है। क्षिप्र मर्म देखते हैं पहले। तो ये देखिए, पेंसिल चेंज कर लीजिए, ये है क्षिप्र मर्म। ये क्या है, क्षिप्र मर्म। अपने हाथ में देखते हुए चलिएगा। क्षिप्र मर्म ये हो गया। फिर तल हृदय, बीच में सेंटर एरिया क्या है, तल हृदय हो जाएगा। फिर क्या है, कूर्च ये थोड़ा सा पर्वत वाला एरिया जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कूर्च कहते हैं। कूर्सिर बीच में थोड़ा सा ऊपर, ये हो जाएगा कूर्च सिर हो जाएगा। अपने हाथ में देखते हुए चलिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से। फिर क्या है, मणिबंध, ये है मणिबंध। रिस्ट में क्या हो जाएगा, मणिबंध। अब यहाँ पे ये मणिबंध हो गया। अच्छा, यहाँ हाथ में मणिबंध होगा, गुल्फ पैर में। तो हम लेग वाले रीजन में देखेंगे क्या, ये गुल्फ हो जाएगा, ठीक है, ये गुल्फ हो जाएगा। फिर क्या, इंद्रवस्ती। अब इंद्रवस्ती हाथ की भी देखेंगे और पैर की भी देखेंगे। तो इंद्रवस्ती देखिए, हाथ वाली क्या है, ये है इंद्रवस्ती हाथ की। और पैर की क्या है, इंद्रवस्ती ये है पैर में। इंद्रवस्ती पीछे बैक एरिया में इंद्रवस्ती हो जाएगी, ठीक है, ये इंद्रवस्ती हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट कूर्पर, ठीक है। ये हाथ में एल्बो वाला जॉइंट कूर्पर हो जाएगा। और पैर में क्या है, जानू, नी वाला जॉइंट से कहते हैं, ये हो गया जानू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आणी सब में सेम होता है। हाथ में यहाँ पे ये होता है आणी, और पैर में ये वाला होता है आणी, ठीक है। मतलब नी से थोड़ा सा ऊपर जस्ट होता है आणी। फिर क्या, उर्वी कहाँ, हाथ में ये होता है उर्वी, और पैर में उर्वी जंघा के पास होता है, ठीक है, उर्वी। फिर लोहिताक्ष की बात करते हैं। लोहिताक्ष ये देखिए, ये हो गया लोहिताक्ष। फिर क्या है, कक्षाधर, ये हो गया आपका कक्षाधर, यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हो गया कक्षाधर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे मर्म फिनिश हो गए। पैर में भी देख लीजिए, यहाँ पे क्षिप्र मर्म हो गया, यहाँ पे कूर्च मर्म हो गया, यहाँ पे तल हृदय मर्म हो गया, पैर वाला, समझ लीजिए अच्छे से। गुल्फ ये हो गया, साइड से देख लीजिए गुल्फ, और कूर्च सिर ये हो जाएगा, ठीक है। सारे डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। ये हो जाएगा लोहिताक्ष वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये हाथ का लोहिताक्ष वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मर्म हमने आपको क्लियर समझा दिए अच्छे से। तो हमारा आज हमने क्या क्या फिनिश किया, आज हमने आपका षडंग भेद से फिनिश कर दिया, ठीक है। तो षडंग भेद से जो है हमने आज आपको पूरा समझा दिया। षडंग भेद में हमने क्या क्या समझाया आपको, पूरा ऊर्ध्व चतुर्गत के मर्म बताए, मध्य शरीर के मर्म बताए, और कहाँ के मर्म बताए हम लोग, शाखागत मर्म बताए, ठीक। सारी चीज़ें हमने समझा दी हैं आपको अच्छे से। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड सर्कल में भी पहुँचाइए। जो कुछ मान लो आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है। मर्म को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, जो भी होगा यहीं से आएगा, ठीक है। बस एक कंप्लीट नोट्स इसकी बनाइए और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू।